चलो देखो कहाँ पर लिखा गया है बताओ तो। तुम कॉपी निकालो तो ना पता चलेगा कहाँ तक लिखे हैं। इसमें रेड जलेगा तो बताना, ठीक है ना। अभी तो लाल नहीं जलना चाहिए। हाँ ना, फुल चाइना है। मुझे यहाँ पे याद आ रहा है ना कि गोल्जी बॉडी तक बता दिए थे, माइटोकॉन्ड्रिया बता दिए थे, सेंट्रोसोम बता दिए थे, सेल डिवीजन, मदर सेल, डॉटर सेल लास्ट गोल्जी बॉडी है ना। अच्छा वह कुछ तो ही गया था। ईआर लिखा देते, ईआर। ईआर ईआर में हाई नहीं दिखाए थे कि उसका सरफेस रफ क्यों होता है, उसका सरफेस स्मूथ क्यों होता है, और फंक्शन फंक्शन लिखा दिए थे कि एस ई आर क्या करता है, फैट का फॉर्मेशन करता है, ऐसे समझा रहे थे ना। तो चलो लिखो कि लिखो इंग्लिश में लिखो, फिर हिंदी मान लो आप बोल देंगे। लिखो कि ई आर का इंग्लिश बोलो ना जी। लिखो कि टू टाइप्स ऑफ ई आर, टू टाइप्स ऑफ ई आर। हिंदी में लिखा है, लिखिएगा आप लोग। जिनत वीडियो देख के लिखोगे। बोलो, बोलूं? हाँ वीडियो में बोल दूंगा, लिख लेंगे अच्छे से। टू टाइप्स ऑफ ई आर। ई आर नंबर एक लिखो एस ई आर, नंबर दो लिखो आर ई आर, और नंबर एक जो एस ई आर लिखे हो उसको सामने फुल फॉर्म लिख दो उसको ब्रैकेट में करके। क्या फुल फॉर्म सामने लिख दो? स्मूथ, ए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ना तो छोड़ दो, तुम घर पे लिख लेना, याद है ना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आर ई आर में जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में क्या करें, ऐसे लिखेंगे कि अंतःप्रद्रवी जालिका यानी कि ई आर का दो प्रकार होता है, एस ई आर और आर ई आर। फिर दोनों का फुल फॉर्म भी लिख लेंगे। हिंदी में लिखेंगे कि चिकना, और स्मूथ को चिकना कहते हैं ना, चिकना अंतःप्रद्रवी जालिका, और उसको कहेंगे खुरदुरा चाहे खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका। और चलो जी अब तुम हेडिंग डालो, स्पेशली एस ई आर लिख के हेडिंग डालो, एस ई आर और डैश दो। ऐसे देखो यहाँ एस ई आर लिखे से डैश देकर लिखना है आगे, ऐसे बीच में नहीं लिखना था। हाँ लिखो कि इट, क्या कहेंगे, सिंथेसाइज। जानते हो सिंथेसाइज क्या होता है? कोई चीज बनाना। इट सिंथेसाइज्ड फैट, फैट हिंदी में कहेंगे एस ई आर लिख के डाल देंगे, हिंदी में लिखेंगे कि यह वसा का निर्माण करता है। चलो दूसरा लिखो आर ई आर लिख के डाल दो, उसमें लिखो इट सिंथेसाइज, सिंथेसाइज मतलब सिंथेसाइजेज होना चाहिए था, V5 होगा, V5 होना चाहिए। और प्रोटीन, सिंथेसाइजेज प्रोटीन, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि द सरफेस ऑफ आर ई आर, the surface of RER is RER is rough, rough। अंतःप्रद्रवी जालिका, हाँ हाँ। मैं जानबूझ के हिंदी इसे बता रहा हूँ ना, आप हिंदी मीडियम वाला बच्चा को ज्यादा चांस है कि अंग्रेजी लिख के हिंदी में देता है। इनको को दे देगा तो अंतःप्रद्रवी जालिका क्या करेंगे, गरियाएंगे हमको मन ही मन। कौन सी पढ़ाया था, हम तो पढ़वे किए थे, लेकिन हिंदी नहीं बताया तो गड़बड़ हो सकता है। इसलिए हिंदी याद रखिएगा, दोनों याद रखिएगा। टेंशन है जी हिंदी मीडियम वाला बच्चा को, यही टेंशन है। दूसरों को इंग्लिश याद करना पड़ता है, हिंदी याद करना पड़ता है। सच बता रहा हूँ। इसे देखो माइटोकॉन्ड्रिया तो अंग्रेजी नाम है ना, हिंदी में सूत्रकारिका बोलते हैं ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया हिंदी वाला को ऐसे लिख देगा, एग्जाम वैसे लिखता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे लिख के आके एग्जाम में, ठीक है। हाँ आज जो टीचर है, हाँ आज जो टीचर है वो पढ़े नहीं किया माइटोकॉन्ड्रिया, वो खाली पढ़ा दिया सूत्रकणिका। मान लो खाली सूत्रकणिका पढ़ा के छोड़ दिया, आ गया है, ज्यादा चांस है कि ये आएगा। ये सारा चीज आता है हिंदी में लिख के आता है ना। तो हालांकि इसको पता है क्या बोलते हैं, तो बताएगा, इसको बोलते हैं इंग्लिश। हाँ हिंदी, इंग्लिश के चीज को अगर आप हिंदी में लिखते हो उसको इंग्लिश कहा जाता है।
हाई हिंदी है और हाई इंग्लिश है, हाई हो जाएगा आपका इंग्लिश, हाई हो जाएगा इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी। समझ गया? चलो, मैं क्या लिखा रहा था जी कि द सरफेस ऑफ आर ई आर इज रफ। तो लिखो ना उसके आगे और उसमें लिखना है अलावा, इज रफ हो गया बिकॉज, बिकॉज राइबोसोम्स, बिकॉज राइबोसोम्स पानी यही लेकर आइए, दे रहा हूँ कितना चल जाएगी, बिकॉज राइबोसोम्स आर अटैच्ड, अटैच्ड, चल जाओ, अटैच्ड टू इट्स सरफेस, अटैच्ड टू इट्स सरफेस, सरफेस, इसके सरफेस से क्या चिपका रहता है, ये आर ई आर के सरफेस पे क्या चिपका रहता है, राइबोसोम लिखा है ना, बिकॉज राइबोसोम अटैच्ड टू इट्स सरफेस, इसलिए वो रफ होता है। एसीआर लिखो, एसीआर में लिख रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नया लाइन में लिखो कि द सरफेस ऑफ एस ई आर, द सरफेस, अच्छा हिंदी तो बोलबे नहीं किया, देखो जी इसमें लिखेंगे कि आर ई आर का सतह खुरदरा होता है क्योंकि इसके सतह से राइबोसोम चिपके होते हैं। ठीक है, अब तो लिखेगा द सरफेस ऑफ ACR इज स्मूथ, इज स्मूथ बिकॉज, बिकॉज राइबोसोम्स आर, राइबोसोम्स आर अटैच्ड, हाँ राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू इट्स सरफेस, टू इट्स सरफेस, हिंदी में कहेंगे टू इट्स सरफेस, बिकॉज, हाँ अरे नॉट लिखा है ना, इज नॉट अटैच्ड, नॉट भूल गया तो नॉट लगाओ, इज नॉट अटैच्ड टू इट्स सरफेस, हाँ हिंदी में कहेंगे एस ई आर का सतह चिकना होता है क्योंकि इसके सतह से राइबोसोम नहीं चिपका होता है। ठीक है ना? चलो अब कहाँ जाएंगे हम लोग, आर्य कहानी खत्म हो गया, हॉल बात लिखा दिए हैं कि आर ई आर जो है डिटॉक्सिफिकेशन में काम करता है, कल लिखा है कि खाली बढ़ा रहे थे, हाई लिखा है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का फॉर्मेशन करेगा और डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करेगा, विषनाशी, तो लिख लो, नोट बना के लिख लो, एक नोट बना हुआ लिखो कि ई आर, ई आर एक्ट्स, ए सी टी एस एक्ट्स, ए सी टी एस एक्ट्स एज अ डिटॉक्सिफिकेटर, एज अ डिटॉक्सी, डी ई टी ओ एक्स आई, डिटॉक्सिफिकेटर, हाँ डिटॉक्सिफिकेटर हिंदी में कहेंगे कि अंतःप्रद्रवी जालिका केटर, अंतःप्रद्रवी जालिका एक विषनाशी की तरह कार्य करता है, यानी कि जहर से लड़ने का करता है। अब क्या बच गया हो, सब हो गया ना? हाँ बोल दिया, दोनों बोल दिया हूँ, हिंदी भी दोनों बोल दिया हूँ, समय चल रहा है ना इसमें, बोलो जी, भी ना लिखा है भाई, कुछ ना लिखा है, पानी का स्टोरेज करता है, लिख लो, भी लिखो, भी लिख के डाल दो, डाल दो लिखो कि इट, इट स्टोर्स, स्टोर्स वाटर, इट स्टोर्स वाटर, हिंदी में राजस्थानी लिखेंगे और डाल देंगे, लिखेंगे यह पानी को संग्रह करता है, संग्रह करना मतलब स्टोर करना। ठीक है, अब क्या बच गया हो, अब न्यूक्लियस बच गया होगा, न्यूक्लियस, तो तुम लोग को बात बताया हूँ, कोशिका का ब्रेन किसे बोलते हैं, ब्रेन ऑफ सेल कौन होता है, न्यूक्लियस। देखो जी ध्यान से, ये जो सेल हो गया ना आपका, तो सेल में बहुत सारी चीज था ना, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, वाइकुल्स, और क्या हो गया ई आर, अब बीच में कौन था, एन, एन यानी कि न्यूक्लियस, यानी कि हिंदी में केंद्र, इन सब को, इस सब को, ई आर को, बी को, जी को, आर को, इस सब को कंट्रोल कौन करता है पता है, केंद्रक सबको कंट्रोल करने का काम करता है, जिसे हमारे शरीर में इतने सारे अंग है, आँख, कान, नाक, हाथ, गला और भी ना जाए बहुत सारी चीजें, सबको कौन कंट्रोल करता है, खोपड़िया के अंदर वो चीज है, उसका नाम है ब्रेन, खोपड़ी के अंदर है वो, वही कंट्रोल करता है। उसी तरीका से केंद्रक कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग है, यानी कि सेल ऑर्गन है, सबको कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस, इसलिए हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस इज अ ब्रेन ऑफ सेल, लिखो
नोट बना के लिख लो, चेक कर लिखो कि न्यूक्लियस इज अ ब्रेन ऑफ सेल। हाँ देखें, न्यूक्लियस जब मेरा कॉपी है उसका क्वेश्चन रफ होगा, तुम छोड़ दो। ब्रेन ऑफ सेल हिंदी में कहेंगे केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। हिंदी में केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। अब कहाँ चलते हैं हम लोग आगे, एक चीज तुम लोग को बताना है, फिर आगे लिखाऊंगा, ठीक है ना। बताना क्या है ये कि जैसे देखो, एक वैज्ञानिक आएंगे आपका क्या नाम उनको, पुरकिंजे, कौन आएंगे, हाँ। उससे पहले आप थोड़ा सा रिवीजन कर देते, बताओ तो कि लाइव सेल का डिस्कवरी किसने किया, डेड सेल का डिस्कवरी किसने किया, रॉबर्ट हुक। न्यूक्लियस का खोज किसने किया, न्यूक्लियस, रॉबर्ट ब्राउन। और गोल्जी बॉडी का डिस्कवरी किसने किया, उनका नाम है गोल्जी था ना, कैमिलो, कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी। कोशिका का ब्रेन किसे बोलते हैं, न्यूक्लियस। कोशिका का पावर हाउस किसे बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम। कोशिका का आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम। किसी को दिक्कत यहाँ तक, ठीक है ना। लाइसोसोम पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। बताओ एटीपी का फुल फॉर्म, एडिनो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक बार में कितना एटीपी बनता है, 38 को। एटीपी बनाने के लिए कौन सी प्रोसेस चालू होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल किस किस गैस से लेकर चालू होता है, कौन गैस मिल जाएगा तो चालू हो जाएगा, ऑक्सीजन मिलेगा तो चालू हो जाएगा, एटीपी बना देगा। और साथ में एक और चीज आता है CO2, फिर CO2 बाहर आ जाता है, वो अलग बात है। या तो ठीक है ना, आगे चलो। एक वैज्ञानिक आए आप लोग का पुरकिंज, वो का की है ना, वो एक चीज बताया क्या कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में एन होता है जी, एन होता है ना, NU। न्यूक्लियस आपस में साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, मिटाना पड़ेगा। इन दोनों को मिलाकर न्यूक्लियस और कहा हो गया साइटोप्लाज्म को मिलाकर कहा गया प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे इसको केंद्रक। आप खाली केंद्रक, झिल्ली क्या है इसमें, केंद्रक। ये क्या है हिंदी में, कोशिका, बता दो, हाँ देखो रुद्र को याद हो गया, कोशिका द्रव। साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव, उसका लिक्विड पनिया। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, जीव द्रव्य, क्या कहेंगे, द्रव्य, द्रव नहीं द्रव्य, क्या बोलेंगे, जीव द्रव्य। तो इन दोनों को मिलाकर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। चाहे हिंदी में केंद्रक और कोशिका द्रव को मिलाकर बोलेंगे जीव द्रव्य। ये बात किसने बताया, कोशिका द्रव्य। अब सही है ना अभी मत लिखो, सब लोग वीडियो देख के लिख लेना, क्या टाइम चेंज करो, ठीक है जी। हाँ लिखना पड़ेगा, गजब बात है, ठीक है ना। देखो ध्यान से, तो ये बात किसने बताया था, नहीं, आपको सारा बात लिखना है। जो जितना अच्छे से ढूंढ ढूंढ के लिखेगा उसका एग्जाम उतना अच्छा निकलेगा, उतनी तैयारी अच्छी होगी ना। जो आपको नहीं पता है उसको लिख डालो, उसको रिवीजन करके याद कर लो। इसको बताए थे पुरकिंजे। पुरकिंजे एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था इसके बारे में बताया था, किसके बारे में, प्रोटोप्लाज्म बोलिए चाहे जीव द्रव्य बोलिए, इसके बारे में उन्होंने बताया था। और मुझे क्या बताना है मैं देखूँ तो भूल जाता हूँ यार, इसमें लिख के लाता हूँ आज ले, क्या बताना है जरा देखूँ। ये तो बता दिया, पुरकिंजे बता दिए सब, आर्यर हो गया, SER हो गया। हाँ एक चीज देखो, देखने पे याद है ना, जो SER है ना एक और काम करता है। SER तो बस एक ही काम लिखा है ना, ये वसा बनाता है, फैट बनाता है, एक और काम करता है, ये हार्मोन और एंजाइम को हेल्प करता है। क्या होता है हार्मोन, क्या होता है एंजाइम, बता रहे, टेंशन ना लो, तो हम बिंदास बताएंगे, चिंता फ्री करो। एक काम करो, लिख लो, एक बार लिख लो तो, लिखो SER, पॉइंट मार्क लिख लो, SER, SER हेल्प, हेल्प, हेल्प्स कर दो, हेल्प्स इन द फंक्शन ऑफ, helps in the function of हार्मोन एंड एंजाइम। HORMON हार्मोन होता है, हार्मोन, आदमी हार्मोन बोलता है, हालांकि हार्मोन ही कहते हैं। हार्मोन एंड एंजाइम हेल्प्स इन द हार्मोन,
ACR हेल्प्स इन द फंक्शन ऑफ, हाँ, एंजाइम, अभी उसी में लिखो एंजाइम, टू कैरी आउट, टू कैरी आउट, CARRYOUT, एक में सटा के, कैरी आउट होता था पूरा करना, टू कैरी आउट बायोकेमिकल एक्टिविटीज, बायोकेमिकल, बायोकेमिकल एक्टिविटीज। देखो जीनत, हिंदी में कहेंगे लड़की कि स्मूथ ईआर या चिकना अंतःप्रद्रवी जाली का हार्मोन और एंजाइम को कार्य करने में सहायता करती है, ठीक है, जिससे कि जिससे कि बायोकेमिकल, हिंदी में क्या कहेंगे, बायोकेमिकल हिंदी का हो जाएगा बायोकेमिकल, हाँ, जिससे कि जैव और रासायनिक क्रिया अच्छे से हो सके। फिर से बोलता हूँ, SER हार्मोन और एंजाइम के कार्य करने में सहायता करते हैं, जिससे कि जैव रासायनिक क्रिया अच्छे से हो सके। अब जैव रासायनिक क्रिया क्या है, बायोकेमिकल एक्शन क्या, ये ना सोच लो जी, एक्टिविटीज, आपके शरीर में जो भी काम हो रहा है ना, वो सब बायोकेमिकल कहलाता है। क्यों कहलाता है बायोकेमिकल, बायो मतलब कि जीव से संबंधित है, सारा काम जिंदा चीज के अंदर हो रहा है, और वो सब केमिकली होता है, केमिकल द्वारा होता है, आपके अंदर सारा का सारा काम केमिकल थ्रू होता है। आपको पूछा कौन कौन केमिकल, बस दो केमिकल है, एंजाइम और हार्मोन। अब इतना आप समझिए, हम जो शरीर में एंजाइम और हार्मोन है, एक तरह का केमिकल है, हिंदी में एक तरह का रसायन है, और इसी दो तरह के केमिकल से, रसायन से हमारे शरीर का सारा काम होता रहता है। जैसे कुछ क्या होते रहता है, पाचन हो गया, कुछ आप सोच रहे हो, सोचने की बात हो गई, अचानक से गुस्सा आ जा रहा है, अब खुश हो जा रहे हो, मन उदास हो जा रहा है, भूख लग रही है, नहीं लग रही है, मतलब जितना आप बैठे हो, सो जा रहे हो, सारा काम ये कहलाता है बायोकेमिकल एक्टिविटी। सारा को हिंदी में कहेंगे जैव रासायनिक क्रिया। ये सब किसके कारण होता है, एंजाइम और हार्मोन के कारण। ये सब अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन सा हार्मोन से कौन सा काम होता है, कौन से एंजाइम से कौन सा काम होता है, ठीक है, सबका अलग अलग हार्मोन है, गुस्सा दिलाने का अलग हार्मोन, इसे छोड़ दीजिए, फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा, सब पढ़ाएंगे, चिंता ना करो। चलो, तो ये कहानी खत्म हो गया, और क्या बताना है जी, हाँ, एक और चीज देखो भूल रहे थे हम, क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बताना है तुमको, क्या बताना है, एक मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, जेनेसिस, ठीक है ना, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ये क्या होता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ये एक प्रोसेस है, क्या है, ओ रोज यहाँ ध्यान से देखो, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है, प्रोसेस है, तो कहेंगे कि इट इज अ प्रोसेस, इसका हिंदी हो गया कि यह प्रोसेस है। दूसरी बात, जब प्रोसेस है, ये प्रोसेस जब पूरा होगा तो कुछ ना कुछ मिलेगा, बनेगा का जी, तो क्या बनता है, ये जो प्रोसेस पूरा होता है ना, तो कोशिका झिल्ली बनती है, क्या बनती है, आप कल बताए थे ना, कोशिका झिल्ली किस किस चीज को मिलाकर बनती है, कल बताए नहीं थे, प्रोटीन और, प्रोटीन और वसा, प्रोटीन और वसा को मिलाकर क्या बनता है, कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन बोलता है, ठीक है ना, तो लिखेंगे इट इज अ प्रोसेस इन विच सेल मेम्ब्रेन इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ, लिख रहे हो क्या, तो लिखो इट इज अ प्रोसेस इन विच सेल मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड, फॉर्म लिख दो, FORMED, फॉर्म्ड बनना, इज फॉर्म्ड, इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन एंड फैट। हिंदी में कहेंगे कि इस पर यह एक प्रक्रिया है जिसमें कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है प्रोटीन और वसा की सहायता से। यह एक प्रक्रिया है जिसमें कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है वसा और प्रोटीन की सहायता से, लिख लेंगे, बस ये खत्म, इतना ही था, मतलब चैप्टर खत्म नहीं हुआ। अब मुझे क्या बताना अच्छा सा वो देख लो, अच्छा हाँ याद आ गया, आज तुम लोग बहुत जरूरी चीज बताना है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जो वो जरूरी चीज, हाँ, दिमाग खोलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग पढ़ाए इसके बारे में, टीचर अगर ढूंढोगे गूगल पे सर्च करोगे ना, सॉरी गूगल करो, यूट्यूब पे, तो बहुत सारा वीडियो मिलेगा तुम लोग को, जो मैं आज बताने जा रहा हूँ। एक बात की गारंटी है कि तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, पक्का बता रहे, तुम लोग पढ़ना घर पे जाके, ठीक है ना, पहले मेरे से पढ़ लो, फिर घर पे जाकर पढ़ना, यूट्यूब पे दूसरे मास्टर को निकाल निकाल के, कहोगे बात कैसे बता रहे हैं, असगर सर कितना अच्छा बताए थे, ठीक है ना, पक्का ही बात बोलोगे, हंसी आ रहा है, देख लेना, गारंटी है। चलो जी, तो हम लोग का कहानी है, शुरुआत ऐसे करते हैं,
हम लोग को पढ़ना है सॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में? इसको हिंदी में कहते हैं बिलियन। क्या बोलते हैं हिंदी में? बिलियन। विलियन क्या हो गया? विलियन कहो चाहे बिलियन कह दो, बिलियन। सॉल्यूशन यानी कि बिलियन, इसके बारे में पढ़ना है। अब बात ये करते हैं कि होता क्या है, कैसे बनता बात बताएंगे। होता क्या है, इसको देहाती भाषा में कहते हैं घोल। क्या कहते हैं? अब तो उम्मीद है कि कुछ दिमाग काम कर रहा होगा। घोल नहीं सुना जीवन में कभी? कुछ भी, कोई लिक्विड चीज ले लो, कोई भी लिक्विड ले लो, कोई भी लिक्विड यानी कि द्रव चीज ले लीजिए, जैसे दूध हो गया, तेल हो गया, पानी हो गया, नींबू का रस हो गया, आम का रस हो गया, मतलब कोई भी लिक्विड चीज, उसमें कोई दूसरा चीज डाल दो जो उसमें घुल जाए, चीनी, नमक, दवाई, कुछ भी डाल के से घुमा दो, घुमा दो, तब तक घुमा दो अच्छे से घुल ना जाए, घुल गया अच्छे से तो क्या कहलाएगा? बिलियन। चाहे या फिर घोल। तो उम्मीद है कि आप समझ में आ गया है ना? बताओ तो, चाय बिलियन कहलाएगा? हाँ, पानी था, उसमें चीनी डाल दिए, चायपत्ती डाल दिए, ऐसे घोल दिए, जितना दूध डाल दो, कुछ डाल दो, सब डाल दो, ससुरा जितना चीज उसमें घुल गया घुल गया। जैसे चायपत्ती नहीं घुलता है, छान के बाहर निकाल दो, बाकी जो घुल गया ना, और जो आप इसे पीते हो वो क्या कहलाएगा? घोल, यानी कि बिलियन, यानी कि सोल्यूशन। ठीक है ना? तुमको इसमें दो चीज और समझना है, जैसे जो लिक्विड है ना आपका, लिक्विड है हिंदी में इसको बोलते हैं द्रव, इसको साइंस में क्या बोलते हैं? और जिसको आप मिलाएंगे इससे वो चीनी, चीनी यानी कि शुगर। शुगर का क्या होता है जी? SUGAR के जी ई आर, GAR, SUGAR, शुगर, और हिंदी में कह लीजिए चीनी। ये कैसा होता है? ठोस। कैसा होता है? ठोस, यानी कि कैसा होता है? सॉलिड। कैसा होता है जी? ये नालायक हो, देखो ध्यान से, कोई लिक्विड ले लीजिए, ठीक है ना, जैसे मतलब क्या ले लीजिए, पानी, पानी लिक्विड होता है, ठीक है ना? तो अब देखो ध्यान से, ऐसा चीज जो लिक्विड है, कैसा है? लिक्विड है। अभी उस मजाक मत करो, कहानी सुनो, मत दिक्कत हो। आप ध्यान सोचिए, जो लिक्विड है ना, उसको हम लोग द्रव का मतलब हिंदी में क्या कहेंगे? द्रव, अच्छा लिक्विड, जिससे मान चलो पानी, इसको साइंस में कहेंगे सोल्यूट, सोल्यूट, सोलवेंट। क्या कहेंगे? सोलवेंट। क्या कहेंगे? माना कि लिक्विड वाला चीज को, जैसे कि दूध, तेल, पानी, सबको सॉल्वेंट, SOLVENT, सॉल्वेंट, ठीक है ना? ध्यान देखो, जो चीज घुला लेता है अपने में, जैसे पानी में कुछ डालिए तो पानी में घुल जाएगा, दूध में कुछ डालो दूध में घुल जाएगा, जो घुला लेता है ना उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। ऐसे पकड़ सकते हो, पानी हो गया सॉलिड कहलाएगा, मिल्क हो गया सॉलिड कहलाएगा, और जो चीज घुल जाती है उसको बोलते हैं सोल्यूट। क्या बोलते हैं? सोल्यूट। एकदम आसान है, देखो, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सोल्यूट, इसको हिंदी में कहेंगे विलायक, विलायक, इसको कहेंगे विलयन, भैया विलयन, विलायक, इसको क्या कहेंगे जी? विलयन, विलायक, हाँ, विलय, विलयन, विलायक, अरे रुको करा सब, क्या बोलते हैं जी हिंदी में? खलनायक। और मैं हिंदी भूल रहा हूँ, सोच रहा अंग्रेजी पढ़ाते पढ़ाते कहीं लिखा हूँ। हाँ याद है, देखने पे याद है, विलय बोलते हैं इसको, विलय, विलय बोले इसको, कहा कर देंगे विलय। कितना आसान है, विलय, विलायक, विलयन। देखो तो जी, विलय, विलायक, विलयन, इसको कहा देंगे सोल्यूट, सोलवेंट, सोल्यूशन, सोल्यूट, सोलवेंट, सोल्यूशन, विलय, विलायक, विलयन। कितना आसान है ना? ये तो याद हो जाएगा, मुझे लगता है कि याद हो गया होगा कुछ कुछ, लेकिन टेंशन यहाँ तो कहाँ होता है कि चिनिया को बोलेंगे सोल्यूट या उसको बोलेंगे सोल्यूट, आदमी इसमें सब कंफ्यूजन होता है। तो ध्यान दीजिएगा अच्छे से कि लिक्विड को क्या बोलेंगे हम लोग? सॉल्वेंट। और जो सॉलिड है जैसे कि चीनी, नमक, दवाई, सब ठोस होता है, सॉलिड होता है, उसको बोलेंगे सोल्यूट, सोल्यूट। और जो दो ही दोनों मिला देंगे ना तो क्या बन जाएगा? सोल्यूशन। हिंदी बोल देते हैं, चीनी को, नमक को, दवाई को बोलेंगे विलय, और पानी को, दूध को, तेल को, सब का कहेंगे
विलायक, और दोनों मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? बिलियन। बताओ शरबत बिलियन कहलाएगा ना, चाय बिलियन कहलावे करेगा, लस्सी लस्सी कहलाएगा बिलियन, कहलावे करेगा। लस्सी में दही होता है, फिर कुछ बर्फ होता है, कुछ रूअफ़ज़ा होता है, चीनी होता है, का बहुत सारी चीज़ होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है तुम लोग को 3 चीज़ समझ में आ गया। क्या-क्या समझ में आ गया? सोली ऐसे बोलो तो फटाफट से, इंग्लिश वाले बोलो तो पहले सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सोल्यूट। फिर से बोल दो तो, हिंदी में बोल दो। हो गया, बिलियन, विलायक, विलय। लेकिन अब तुम लोग बताओगे बारी-बारी से, ठीक है ना? मैं जिस पे इशारा करूँगा वही बताएगा। बताओ जी, चीनी क्या कहलाएगा? सॉल्यूट, ठीक है ना? तुम बताओ कि शरबत क्या कहलाएगा? हुँ, सही बात है। इंग्लिश में बताओ जी, विलेन को क्या बोलेंगे? मतलब शरबत को क्या कहेंगे? सॉल्यूशन। तो बताओ तो, नमक को क्या कहेंगे? हाँ, हाँ, हिंदी में विलय। तो बताओ तो जी, लिक्विड को क्या कहेंगे? पानी को? गलत जवाब। सॉल्वेंट क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। दूध को? रुको रे, दूध को भी सॉल्वेंट कहेंगे। हो गया ना? मतलब ये कहानी है। मजाक मत करो, देखो ध्यान से, मैं यहाँ ऐसे कर देता हूँ। गधा इधर आ जाओ। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ब्रैकेट कर देता हूँ, विलायक, और एक कर लो तुम सोल्यूट, हिंदी में क्या हो जाएगा? विलय। अब बता दिए दोनों मिला के क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। हिंदी में क्या हो जाएगा? SOL, सोल्यू। अरे यार, कैसे क्या हो रहा है? मैं सठिया जाता हूँ कहा जी। सॉल्यूशन नहीं, विलियन, ठीक है ना? हो गया विलियन। अब इसके बाद हमको जानते हो कहाँ जाना है? अब हमको जाना है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। घोल एक ही प्रकार का होगा, घोल 2-3 तरह का होता है। घोल का कितना टाइप होता है? 3 टाइप। ऐसे बहुत तरह का होता है, 15-16 टाइप का होता है। यहाँ आप लोग को तीनों को पढ़ना है। इसके आगे हायर क्लास में जाएंगे तो पढ़िएगा। सो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हिंदी में क्या कहेंगे? विलियन के प्रकार, विलियन के प्रकार, ठीक है? तो विलियन के कितने प्रकार पढ़ेंगे आप लोग? नहीं, 3। कितना पढ़ेंगे? 3। कौन-कौन भैया? पहले मैं नाम लिखता हूँ, फिर उसके बारे में समझाऊँगा कैसे पकड़ेंगे, कौन-सा, उसको यहाँ डिस्टर्ब करिए, छोड़ दो, ठीक है? हाँ, सेवा हो रहा है। चलो भैया, हाइपो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। देखोगे तो नहीं याद होगा, गला ना रे। इसको बोलते हैं हाइपर हाइपरटोनिक, एक ही हो तुम। सॉल्यूशन, ठीक है? एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है? ये तो इंग्लिश में हो गया। क्या पढ़ लो तो जरा एक बार। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, कितना आसान है? हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। बोलो तो अंकिता। हाइपोटोनिक, क्या सठिया जाती है जी? अरे महाराज, हाई हाइपो है, हाइपर है, ठीक से देखो, हाइपो हाइपर, और आइसो है। एक भैया इधर देख, बोल फिर से, बोल जल्दी बोल। हाँ, पर है, पर हाइपर, हाँ, अल्ट्रा अल्ट्रासोनिक बोल दो। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। इसको हिंदी में बोलते हैं, ले हिंदी में क्या कहेंगे? ए भैया, हिंदी में कहेंगे उच्च, ना उच्च सांद्रता, उच्च सांद्रता विलियन। हाँ सही कह रही हो, उच्च सांद्रता विलियन। कोई बात नहीं, इसको बोलते हैं सांद्रता। हाँ जी सही करिए। अच्छा, आवाज जाता हो ना? हाँ, सीसी पे कॉल तो लिखने लगेगा। अच्छी बात है। उच्च सांद्रता विलियन, ये हो जाएगा निम्न,
हाँ, क्या बात है। निम्न सांद्रता विलयन, उसको बता दो तो? नहीं, ये होता है सम सांद्रता। सम तो बराबर होता है, देख लो। सम परासरी विलयन। नहीं, इसलिए होता है, देखो ये अति होता है, उच्च माने अति। ये नहीं होता कि एक देखो देखो सबसे ज्यादा पूरा ऊपर हाई लेवल का, ये एकदम सबसे नीचे एकदम लो लेवल का, हाई सबसे बराबर होता है। कितना आसान है ना? ठीक है महाराज। परासरण परासरण विलयन। हाँ, नहीं तो देख लेना वीडियो। नहीं, सम परासरी विलयन इसको बोलेंगे हम लोग। सम परासरी विलयन। सम परासरी अरे भैया गजब इंसान हूं मैं तो, भूल जा रहा हूँ देख देख के, तुम लोग चक्कर में भूल जा रहा हूँ। सम परासरी विलयन। मैं बोल रहा हूँ देखो तो, सब दिखाई दे रहा है कैमरा में। तो अभी तो नाम बताता है, कुछ काम थोड़ी बताए कि कैसा होता है, ये कैसा तो कैसा होता है। ठीक है ना, ध्यान से देखो। ये जो सॉल्यूशन लिखा है, मतलब ये भी घोल है, ये भी घोल है, ये भी घोल है। लेकिन कैसा घोल है भैया? तीनों तीन टाइप का घोल है। जैसे कहानी ये है ना कि इसमें आप जो मिलाए हो, सपोज ये घोल है तो इसमें दो चीज होगा, एक सोल्यूबल होगा, सोल्यूबल कर रहा हूँ, एक सोलेंट होगा, एक सोल्यूट होगा, एक विलय होगा, एक विलायक होगा। मतलब एगो लिक्विड होगा, एगो ठोस होगा। एगो लिक्विड एगो ठोस हिंदी में, एगो सॉल्यूट एगो सॉल्वेंट हिंदी में, विलय और विलायक। तो दोनों, इसमें विलय विलायक, इसमें विलय विलायक, और उसमें विलय विलायक। तो फिर अंतर क्या है दोनों में? अंतर ये है ना कि इसमें विलय की मात्रा यानी कि ठोस चीनी नमक वगैरह ज्यादा है, और इसमें दम बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ठीक है, और इसमें बहुत कम। मान चलो ना कि एक गिलास में आप डाल दो आधा गिलास चीनी, एक गिलास पानी में आधा गिलास चीनी, तो कमो चलेगा, मतलब चीनी मात्रा ज्यादा होना चाहिए। इसमें पानी ज्यादा हो, चीनी कम, बहुत कम। एक गिलास पानी में इतनी सा चीनी डाल दो इसे, एक, हाँ डाल सकते खाए नहीं। अब इतना मखसूसी नहीं, तो आधा चम्मच डाल दो। इसमें क्या कहानी होगा, जितना पानी उतना, हाँ समझ गया। तो मैं ऐसे आप लोग को समझा रहा हूँ ना, चम्मच चम्मच के आधार पर। ये तो आपको देहाती भाषा में समझा रहा हूँ। संपरासरी, संपरासरी में बराबर बराबर, जितना चीनी उतना पानी। इसमें चीनी कम, बहुत कम, पानी बहुत ज्यादा। इसमें चीनी बहुत ज्यादा, पानी बहुत कम। अच्छा, इसे सीक्वेंस गड़बड़ा गया। एक काम करता हूँ, एक ट्रिक देखो, ट्रिक कहानी जानते हो क्या है? हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, उल्टा बोल दिया। अरे गलती लिखा हूँ रे भाई, वाह, अरे तारा की जय को। यहाँ निम्न होगा, यहाँ उच्च होगा। ओ हो, मिस्टर माफ करना। ठीक है, यहाँ देखो, हाइपर का मतलब होता है ना, बहुत ज्यादा लोग कहते हैं क्यों इतना हाइपर हो रहे हो। आराम से सुन रहा हूँ ना, बोलो क्या बात है, बोलो। किसी ने मारा, डांटा, क्या बात है बताओ। ठीक है, तो वो होता है हाइपर। हाइपर माने ज्यादा। ठीक है ना जी। हाइपर मतलब क्या हो गया, उच्च। हाइपर मतलब क्या हो गया, उच्च। एक ऐसा विलयन जिसमें नमक चाहे चीनी का हो, ज्यादा हो। ठीक है जी, उसको बोल देंगे हाइपोटोनिक। जिसमें नमक चीनी कम हो तो हाइपोटोनिक, जिसमें दोनों बराबर होते क्या कर देंगे, आइसोटोनिक, यानी कि समपराशरी विलयन। ये तो देहाती भाषा में सिखा रहा था मैं, एक चम्मच डालो वो करो ये करो, नहीं साइंस की भाषा। अब आ जाओ तुम वापस। कहानी क्या है ना कि भैया, जो पानी है चाहे चीनी है, अपना उसका एटम होगा ना, एटम यानी कि परमाणु। परमाणु जानते हैं ना जी, पदार्थ के सबसे छोटी इकाई को परमाणु कहते हैं। जैसे आप बायोलॉजी में पढ़े हैं ना कि किसी भी जीव का सबसे छोटा इकाई होता है कोशिका, वैसे भी किसी भी निर्जीव चीज का, नॉन लिविंग थिंग का, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, लोहा हो गया, टीना हो गया, पत्थर हो गया, ईंट हो गया, ये सब निर्जीव चीज है। इनका सबसे छोटा इकाई को कहते हैं परमाणु, परमाणु कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि किसी भी निर्जीव चीज की शुरुआत परमाणु से होती है। किससे होती है, परमाणु से। परमाणु मिलाएंगे तो अणु बनेगा, अणु मिलाएंगे तो पदार्थ बनता है। ऐसे कहानी चलती है। मैं ये समझा रहा हूँ कि आपको यहाँ पे जो मात्रा बता रहा था कि चीनी इतना इतना कम बेसी ज्यादा, चीनी चीनी के हमको परमाणु से मतलब है। किससे मतलब है? हाँ, मान लो यहाँ पे चीनी की मात्रा कम है, आप सॉरी चीनी की मात्रा बोलो, चाहे चीनी के परमाणु कहिए, चाहे एटम कहिए, वो क्या है, कम है। हाइपर हाइपो में कम,
हाइपर में ज्यादा। मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे कहता हूँ, ऐसे मतलब क्या हो गया कम, इसका क्या मतलब हो गया ज्यादा, इसका क्या मतलब हो गया बराबर। तो बताओ इस समय चीनी के परमाणु कम या ज्यादा, और पानी के परमाणु, हाँ उल्टा चलना है, एगो कम तो एगो ज्यादा होगा। इसमें चीनी की परमाणुओं की संख्या कम या ज्यादा, ज्यादा, और पानी के परमाणु कम। इसमें चीनी या परमाणु पानी के बराबर बराबर होना चाहिए। और समझ आ गया आप लोग, कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलिए, यहाँ तो क्लियर हो गया कि ये कैसा होता है, ये कैसा, ये कैसा होता है। ठीक, एक चीज तुम लोग और बताना मुझे, क्या? कंसंट्रेशन, कंसेंट्रेशन हिंदी बोलते हैं सांद्रता। सांद्रता, सांद्रता क्या होता है? कंसंट्रेशन क्या होता है? तो इसका देहाती भाषा में कहते हैं गाढ़ापन। गाढ़ापन समझते हो? गाढ़ापन, गाढ़ापन, हाँ वही लता लता कह सकते हो। अब बताओ तो जी, अब बताओ तो तुम एक बात बताओ कि सांद्रता मुझे बढ़ाना है, मतलब उसको गाढ़ा करना है। सांद्रता बढ़ाना मतलब मुझे क्या करना है? गाढ़ा करना है। देख लो यहाँ से, सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बढ़ाना है, चाहे सांद्रता बढ़ाना है, चाहे बोलो कि गाढ़ा करना है उसको। बताओ पानी की मात्रा बढ़ाइए कि चीनी की मात्रा? इन्हीं सब साइंस से पढ़ाइए, बताइए कि सोल्यूट बढ़ाएंगे कि सॉल्वेंट? सोल्यूट। विलय बढ़ाएंगे कि विलायक? मैं भी फंस गया। हाँ सही बात है, विलय को बढ़ा देंगे। किस बढ़ा देंगे? इस सबसे क्या पता चला कि किसी भी सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है बबुआ, किसी भी सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो किस पे डिपेंड करेगा? सॉल्यूट पे का सॉल्यूशन पे? हिंदी पूछता हूँ, किसी भी विलयन का सांद्रता किस पर निर्भर करेगा? विलयन पर कि विलायक पर? विलय पर निर्भर करेगा, विलायक पर निर्भर नहीं करेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो अब थोड़ा सा दो चीज और बताना मुझे, थोड़ा सा पूछता हूँ, पूछ रिविजन कर लेते हैं, ठीक है? बताओ कि घोल जानते हो? घोल, घोल को साइंस में हिंदी में क्या कहेंगे? विलयन। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? सॉल्यूशन। बताइए कि सॉल्यूशन किस किस को मिला के बनता है? विलायक और विलय को मिलता है, यानी कि सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिला के। ठीक, अच्छा सॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का सॉल्यूशन, यानी कि विलयन तीन प्रकार का। कौन कौन? आइसोटोनिक। आइसो मतलब क्या होता है? बराबर। आइसो मतलब क्या होता है? बराबर। और हाइपर मतलब क्या होता है? उच्च। और हाइपो मतलब क्या होता है? निम्न। ठीक है ना? यहीं से एक चीज और तुमको अच्छी बता देते हैं, यंत्रों का कहानी है हाइपरटोनिक, सोनिक, टोनिक टोनिक सब में लगा देना है, तो उसमें क्या टेंशन है? हाँ नहीं तो क्या करो। चलो जी देखो, आपने तो याद रखिएगा, हाइपो मतलब होता है कम, और हाइपर मतलब होता है ज्यादा, और आइसो मतलब होता है बराबर। ठीक है ना? हिंदी में उच्च माने ज्यादा, निम्न मतलब कम, निम्न वहां पे निम्न मतलब कम, उच्च मतलब ज्यादा, और सम माने बराबर। सब बराबर हो गया। ठीक है, अब बताओ कि हाइपोटोनिक में क्या ज्यादा होगा क्या कम होगा? इन दोनों में से क्या ज्यादा होगा क्या कम होगा? चीनी मत बोलो, हाई से बोलो, ठीक से बोलो। हाई कम होगा उसमें? अच्छा सोच लो बाबू लोग, इस वाले घोल में ये ज्यादा होगा कि ये ज्यादा होगा? सही बात है, दोनों लोग का सही है। वो बोलती है हाई ज्यादा होगा, तुम बोलो हाई कम होगा, तो किस बात हो गया? थोड़ा ध्यान शुरू में पूछ कर रहा हूँ, बट इस घोल में कौन ज्यादा होगा सिर्फ बताओ, कौन ज्यादा होगा, ये वाला कि ये वाला? ये वाला। अच्छी बात है, इसमें कौन ज्यादा होगा? कोई ज्यादा नहीं होगा, दोनों का हो जाएगा बराबर। और कंसंट्रेशन या फिर सांद्रता का मतलब क्या होता है? गाढ़ापन। क्या होता है? गाढ़ापन। तो सांद्रता किस पर निर्भर करेगा? विलय पर कि विलायक पर? विलय पर निर्भर करेगा। अच्छा इन्हें से बोल देंगे कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करेगा? सॉल्यूट पे कि सॉल्वेंट पे? सॉल्यूट पे। ठीक है ना? दो चीज और तुमको समझना है, फिर अभी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। एक वर्ड होता है डिफ्यूजन, ओवर कर रहा है डिफ्यूजन। एक होता है ऑस्मोसिस, हिंदी में कहते हैं विसरण, विसरण इसको बोलते हैं परासरण, परासरण, परासरण। कोई दिक्कत है? देख लो जी रुद्र, डिफ्यूजन और क्या हो गया? ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, विसरण और
परासरण, बोलो तो विसरण और परासरण, ये दोनों क्या है ना, दोनों प्रक्रिया है, क्या है, दोनों प्रक्रिया है, यानी कि प्रोसेस है। प्रक्रिया इंग्लिश में क्या होता है, प्रोसेस, प्रक्रिया, लो प्रोसेस कर देते हैं, ठीक है ना, ये क्या है, प्रोसेस है। हाँ ठीक है, मुझे पता है ये कैसा प्रोसेस है, ये कैसा प्रोसेस है, ठीक है। तो पहली बात, ये डिफ्यूजन जो है ना, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 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 हाँ, जिसमें एनर्जी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ता, एनर्जी का यानी कि ऊर्जा का जरूरत नहीं पड़ता, फ्री में होते रहता है। समझ पा रहे हैं आप लोग, डिफ्यूजन प्रक्रिया जो है यानी कि विसरण प्रोसेस जो है, ये अपने आप होते रहते हैं, इसको करने के लिए कोई ऊर्जा की जरूरत नहीं है, कोई एनर्जी नहीं चाहिए, फ्री में अपने मन होते रहता है। लेकिन इसको करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए, ऐसे कर रहा हूँ टिक, मतलब ये इसमें चाहिए, तो इसलिए ना इसको हम लोग कहते हैं एक्टिव प्रोसेस, क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पैसिव प्रोसेस, ठीक है ना। हिंदी में कहा देते हैं इसको निष्क्रिय क्रिया, इसको कहते हैं सक्रिय क्रिया, ठीक है ना। पैसिव एक्टिव को, ये ऊर्जा लग रहा है ना, तो इस एक सक्रिय है, सक्रिय मतलब काम कर रहा है, हालांकि काम तो जरूर होते रहता है, ठीक है ना। एक का मिटाता हूँ इधर, तब मजा आएगा तुम लोग को। हाँ, ये मिटा हूँ, बाद में मिटाऊंगा, अभी ध्यान समझो कि डिफ्यूजन को हिंदी में क्या बोलेंगे, विसरण, ऑस्मोसिस का कहेंगे परासरण, और दोनों क्या है, प्रक्रिया, यानी कि एक तरह का प्रोसेस है। और इसमें ऊर्जा, डिफ्यूजन में ऊर्जा नहीं चाहिए, अपने मन होते रहेगा, इसमें ऊर्जा चाहिए होता है। और इस वाले क्रिया को हम बोलते हैं पैसिव, इस वाले क्रिया को बोलते हैं एक्टिव, ठीक है ना। अब बात ये करते हैं कि जब ये क्रिया है, मतलब प्रोसेस है, तो कुछ कुछ होता होगा, प्रोसेस में कुछ ना काम होता होगा ना जी, क्या होता है, दोनों में एक ही काम होता है सेम, वो क्या है ना कि एक चीज का एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान तक जाना, यानी कि दोनों प्रक्रिया में, दोनों प्रोसेस में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस क्या होता है जी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस, हिंदी में कहेंगे वस्तुओं का आदान, आदान प्रदान, आदान प्रदान कहो, जैसे कहो कि स्थानांतरण, क्या कह देंगे, स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना को बोलते हैं स्थानांतरण। अब आगे समझते हैं कि किस में कौन सा वस्तु जाएगा और किस में कौन सा वस्तु नहीं जाएगा और कैसे जाएगा, समझ गया। तो इधर लिखता हूँ, इसको मिटाओ, देखो जी, जो डिफ्यूजन है ना, SION यानी कि विसरण जो है, पहला पॉइंट इसमें हम लोग का याद करेंगे कि ये आपका क्या है, एक प्रोसेस है, बोलिए क्या है, प्रोसेस है। दूसरा आपका याद रखेंगे कि ये पैसिव होता है, कैसा होता है, पैसिव मतलब निष्क्रिय, हाँ वॉइस होता होगा, हाँ होता है। और क्या कहानी है, प्रोसेस है, पैसिव है, इसमें एनर्जी नहीं चाहिए होता है, कोई जरूरत है नहीं, इसमें होता क्या है, स्थानांतरण यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, हिंदी में कह देंगे स्थानांतरण, ठीक है। तो अब स्थानांतरण कैसे चीजों का स्थानांतरण होगा, दो चीजों का, ज्यादा नहीं, बस दो चीज, कौन कौन, लिक्विड और कौन, क्या चीज का, गैस का, सॉलिड का ट्रांसपोर्टेशन, हाँ सही है, ठीक है ना। ना इसमें ध्यान से मैं इसे कर ही देता हूँ, सॉलिड का नहीं होता है, और लिक्विड का होता है, गैस का होता है, हिंदी तो सबको पता होगा, लिक्विड में अंदर आओ, ये क्या हो गया, गैस, क्या हो गया, सॉलिड में, हाँ ठोस, पता है ना जी, तुमको पता है बाबू, लिख दूं, सॉलिड हिंदी बोलते हैं ठोस बोलते हैं। तो इस प्रोसेस के द्वारा, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा, बबुआ डिफ्यूजन प्रोसेस द्वारा क्या सॉलिड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, स्थानांतरण होता है, नहीं होता, सिर्फ किसका होता है, लिक्विड और गैस का। अब समझते ये कि कैसे होता है, कैसे उठकर कोई गैस यहाँ से वहां जाएगा, कैसे कोई लिक्विड यहाँ से उठकर वहां जाएगा, समझ पा रहे हो, तो ध्यान समझो कैसे जाएगा। पहली बात, फ्री में जाएगा, कोई उसमें ऊर्जा लगेगी नहीं, ये फिर भी कुछ तो नियम होगा ना जी, नियम ये है ना कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, क्या याद करना आपको, कंसंट्रेशन,
कंसेंट्रेशन, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन, हिंदी में कहेंगे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। बताइए तो, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्थानांतरण होता है द्रव और गैस का। ऐसे बोलेंगे, इंग्लिश बोलेंगे, इन डिफ्यूजन प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, लो नहीं लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लिखा देंगे बाद में, चिंता न कर। अरे लिखो भैया कि डिफ्यूजन लिख के डाल देंगे, लिखेंगे कि इन इट इज अ प्रोसेस इन विच ट्रांसपोर्टेशन ऑफ solid and liquid materials from high concentration to lower concentration। ओके, हिंदी में कहेंगे, बता रहे कि विसरण प्रक्रिया में द्रव और गैस पदार्थों का स्थानांतरण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। आप लोग को पता है सांद्रता क्या होता है? गाढ़ापन। ठीक है, अब कहानी आपसे कहानी बना के, उसमें लाल जल नहीं आ रहा, सब ठीक है, एक ही बार जा रहा है ना। देखो ध्यान से, तुमको एक काम करना है, बताना है कि ये आपका एक रूम है। क्या है? एक रूम है। किसी कोई इंसान है यहाँ पर, ठीक है ना? कैसे बनाओगे? ये कोई इंसान है, ठीक है? ये ये पता है कौन है? ये है संगीता। ये कौन है? और इसके वो है ना जो, वो उनका नाम है रमेश। का नाम है? रमेश। तो वो बाद में आएंगे, अभी संगीता जी आई हैं, ठीक है? पीछे से रमेश आएंगे, देखिए कैसे आएंगे, ठीक है? हाँ, रमेश अभी आ जाएंगे तो उनको बना देंगे, अभी आया नहीं है ना तो नहीं बना, ठीक है? कहानी क्या है, संगीता ऐसे लेकर के यूं ऐसे कर रही है। ये क्या कर रहा है? परफ्यूम लगा रही है। तो आप बताइए कि इस रूम में जो परफ्यूम के सांद्रता है, इनके आसपास ज्यादा है कि इधर ज्यादा है? इधर कहाँ ज्यादा है? इधर तो देखो हवा तो पूरा रूम में फैला होगा, लेकिन ये ऐसे उड़ा रही है परफ्यूम, तो परफ्यूम की मात्रा यहीं पर ज्यादा है जिनके शरीर के आसपास में, उधर बहुत कम है। यानी कि सांद्रता कहाँ पे ज्यादा है? यहाँ पे उच्च सांद्रता इनके पास में, और दूर में निम्न सांद्रता है। तो क्या हो जाएगा कि इनके पास से परफ्यूम उधर चला जाएगा जहाँ पे परफ्यूम नहीं है। तो हो क्या रहा है, उच्च सांद्रता से कहाँ जा रहा है? निम्न सांद्रता की ओर है। मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ये सपोज तुम्हारा परफ्यूम का बूंदे है। क्या है? परफ्यूम के बूंदे है, और यहाँ पे परफ्यूम के बूंद है ही नहीं। मान लो कि हवा हवा के ये बूंद है, सपोज ये हवा का बूंद है, ठीक है ना? ये ब्लू वाला हवा का बूंद है, हवा का बूंद है, हवा के पार्टिकल से हवा के कण है, और यहाँ पे सब काला काला वाला परफ्यूम वाला कण है। अब बताइए, हवा भी है, ऐसा नहीं कि हवा नहीं है, यहाँ भी हवा है। लेकिन तुम एक बात बताओ कि इस वाले एरिया में क्या बोलते हैं, हवा का सांद्रता ज्यादा है कि परफ्यूम का सांद्रता ज्यादा है? यहाँ पे सांद्रता क्या है? हाई। इंग्लिश बोलेंगे कंसंट्रेशन क्या है? हाई है। और यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है? लो है। अभी पढ़े हम लोग, उच्च से लो की तरफ जाता है कि लो से उच्च की तरफ? हाँ, तो परफ्यूम यहाँ से उड़ के यहाँ जाएगा ना, यहाँ से यहाँ आएगा नहीं। हो गया कहानी। आपको खुशबू सारे रूम में कैसे फैल जाता है? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अगरबत्ती का खुशबू या परफ्यूम का खुशबू एक स्थान से दूसरे स्थान किस प्रोसेस के द्वारा फैल जाता है? ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन? तो क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। हिंदी में क्या कह देंगे? विसरण। समझ पा रहे आप लोग? यही कहानी होता है पानी वाला में। किसमें होता है? पानी में। अब पानी में कैसे समझाऊं? मतलब लिक्विड में भी होता है, जैसे देखो। अच्छा, संगीता तो आगे, रमेश आया नहीं। जब संगीता ऐसे परफ्यूम लगा लेगी, ठीक है, तो रमेश कहीं तो टहल रहे थे, ये कहीं टहल रहे थे इधर ये, तो अब क्या हो गया ना कि स्थानांतरण हो गया, गैस के कणों का, पार्टिकल्स का स्थानांतरण हो गया, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। तो इसे सूंघ रहे रमेश, कह रहे वो संगीता इज रेडी, संगीता रेडी है, मुझे जाना चाहिए, ठीक है? आगे रमेश यहाँ पे आ गए, ठीक है ना? और आ करके ऐसे कुछ अपना हो रहा है इनका। क्या हाल है रमेश जी, क्या हाल है? संगीता जी, कोई दिक्कत? खत्म ना? तो मैंने आपको ये चीज सिखा दिया कि गैस का स्थानांतरण, या फिर बोलो तो ट्रांसपोर्टेशन इन डिफ्यूजन प्रोसेस, यानी कि विसरण विधि में गैस का स्थानांतरण कैसे होता है। जिस नियम से यहाँ हुआ है ना, सेम नियम लिक्विड पे काम करेगा, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, ठीक है? उसका एग्जाम्पल लेते हैं।
उसका एग्जाम्पल ऐसे कर लेंगे, ये मान लो पेड़ हो गया। एक मिनट, पेड़ में यही कहानी चलता है मुझे। हाँ यही चलता है। हाँ, ये चलता है। देखो ये तुम्हारा पेड़ हो गया, ये क्या हो गया, प्लांट हो गया, ठीक है। इसके ऐसे ऐसे जड़े हो गए, जड़े हो गई। और इसके अंदर बहुत सारा मिट्टी है, क्या है, मिट्टी है। और मिट्टी में क्या है, पानी भी है। जा, गड़बड़ रहेगा जी। हाँ तो छुट्टियाँ करेंगे, टेंशन ना लो। तो देखो ध्यान से, लाल नहीं जल रहा ना, लाल ही नहीं जल रहा है, ग्रीन जल रहा है ना। दो ध्यान से। अब होगा क्या, इस मिट्टी के अंदर क्या है, देखो बोलो, इस मिट्टी के अंदर क्या है, पानी। वही नमी कह लो चाहे पानी कह लो। और इस पेड़ के अंदर भी पानी है, बिना पानी के पेड़ सूख के मर ही जाएगा। लेकिन एक बात तुम बताओ कि पानी पेड़ के अंदर ज्यादा है या फिर मिट्टी के अंदर ज्यादा है? मिट्टी के अंदर ज्यादा है। समझ गया बाबू लोग, ध्यान देखो। अरे बाबू इधर देखो, मिट्टी में पानी क्या है, ज्यादा। और पेड़ के अंदर पानी की मात्रा क्या है, कम है। बताओ पानी का कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा है नीचे धरती में कि पेड़ के अंदर? नीचे में कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। और यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, लो है। बताओ पानी नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा? ऊपर पानी जाने लगेगा। लेकिन सोचो कि पानी की मात्रा यहाँ ज्यादा हो जाए, यहाँ कम हो जाए, तो ऊपर से कहा जाएगा, नीचे आ जाएगा? आ जाएगा जी? आ सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। क्या नहीं हो जाएगा, नियम है। नियम क्या बोलता है कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएगा, बस काम खत्म। का जी? और इंग्लिश में बोल देंगे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाएगा, कंसंट्रेशन की ओर जाएगा, कहानी खत्म। इसमें कोई ऊर्जा या एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, फ्री में होते रहता है। पैसे वगैरह हम बोलते हैं, काम खत्म, ठीक है। चलो अब हम लोग कहाँ चलते हैं, ऑस्मोसिस पे। किस पे जाएंगे, हिंदी में क्या बोलते हैं, पराश्रय। इसमें क्या पढ़ना है तुम लोग को, इसमें ये पढ़ना है कि इसमें किसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, सिर्फ और सिर्फ किसका, लिक्विड का, और किसी चीज का नहीं। तो ऑस्मोसिस यानी कि परासरण प्रक्रिया में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन यानी कि स्थानांतरण किसका होता है, द्रव चीज का, ठोस और गैस का नहीं होता। और दूसरा चीज कि इसमें स्थानांतरण होने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए एक झिल्ली को पार करके जाना होता है। इसमें से कुछ कहानी था नहीं ना था, झिल्ली उल्ली वाला। इसमें एक झिल्ली वाली कहानी चलती है, ठीक है। जैसे आप चाय को छानना चाहते हैं, उसमें से चाय पत्ती को अलग करना चाहते हैं और चाय को अलग करना चाहते हैं, बिना छन्नी को अलग हो नहीं सकता। वही कहानी यहाँ पे, बिना कोई एक झिल्ली के, एक मेम्ब्रेन के ये प्रोसेस पूरा नहीं होगा। मतलब एक प्रोसेस पूरा करने के लिए झिल्ली चाहिए। वो कौन सा झिल्ली, जो हम पढ़े हैं ना, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, वही झिल्ली की जरूरत इसमें पड़ता है, सेम वही झिल्ली। समझ गया? एग्जाम्पल जैसे किस, बंद हो गया जी, किशमिश है ना, किशमिश आप लोग पानी में डालते हो, किशमिश फूल जाता है। तो सोचो काहे फूल गया किशमिश, किशमिश के अंदर पानी घुस गया है कि किशमिश के अंदर से पानी बाहर निकल के आ गया है? अंदर चला गया है पानी। तो जो किशमिश के अंदर पानी गया होगा, तो किशमिश एक थी है, मतलब जीव चीज है, उसका अपना उसका झिल्ली होगा, उसका झिल्ली को पार करके गया होगा पानी अंदर। का जी? है ना? ध्यान समझिएगा कि ऑस्मोसिस प्रक्रिया में, परासरण प्रक्रिया में झिल्ली का होना बहुत जरूरी है। झिल्ली को ही पार करके जाएगा, और क्या जाएगा, सिर्फ और सिर्फ द्रव पदार्थ जाएगा, लिक्विड जो घुल गया है, सॉलिड चीज नहीं जा पाएगा। क्योंकि जो झिल्ली होती है ना, वो अर्ध पारगम्य होती है, सेमी परमेबल होती है, सिलेक्टिवली परमेबल भी उसको कहते हैं, चयनात्मक झिल्ली भी उसको कहते हैं, चयनात्मक इंग्लिश में कह देंगे सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। इसलिए ना को वो चूज करती है किसको हम आर पार जाने दें, किसको ना जाने दें, सिलेक्ट करती है, सिलेक्ट मतलब चूज। कोई दिक्कत, उसको आप लोग अभी तो एक ही चीज बताए थे ना, सेमी परमिएबल। इंग्लिश में एक और चीज याद रखिएगा, सिलेक्टिवली परमिएबल भी बोल सकते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल। और हिंदी में कह देंगे चयनात्मक झिल्ली भी कह सकते हैं। और यहाँ भी क्या होगा ना कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ जाएगा, देखो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन गोली मारो, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन मत ध्यान दो। यहाँ दूसरा चीज ध्यान देना तुमको, क्या ध्यान देना है कि पहली बात कि जब जब भी इधर से उधर कोई भी आएगा जाएगा, वो लिक्विड चीज आएगा, सॉलिड वगैरह कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे देखो मैं एक काम करता हूँ, ये कोई गिलास है, इसमें मैंने क्या भर दिया, बिलियन। बिलियन यानी कि क्या भर दिया, सॉल्यूशन, बिलियन सॉल्यूशन भर दिया, भर दिया।
अब भरने के बाद मैंने क्या काम किया, वो जो सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन है ये भी तो बताना पड़ेगा ना। मैं कौन सा भर दूं, भर देता हूं मैं हाइपर, क्या भरता हूं, हाइपर। इसमें मैंने भर दिया हाइपरटोनिक। दिखाई दे रहा हो जी, दिखाई दे रहा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मैंने इसमें भर दिया। मतलब हिंदी में बोलो उच्च वाला, उच्च वाला यानी कि इसमें चीनी का है, चीनी इसमें ज्यादा है, ठीक है ना, और पानी का है कम है। ऐसा हम किशमिश डाल दिए, किशमिश मेरे को डाल दिए, नहीं घोल के अंदर मैंने किशमिश डाल दिया, कि खड़े हो किशमिश डाल दिया, खड़े किशमिश डाल दिया। तो किशमिश के अंदर भी तो अपना कुछ होगा ना, रस टाइप का, एकदम में सूख के लकड़ी हो गया ऐसा तो नहीं है, कुछ तो होगा उसके अंदर। उसके अंदर भी तो अपना एक सोल्यूशन होगा, भाई अपने साल का सोल्यूशन है। तो कब किशमिश के अंदर इस सोल्यूशन का पानी चलेगा किशमिश के अंदर, देखो दू कैसे भैया, ये मत सोचना कि हमेशा किशमिश के अंदर ही पानी घुस जाएगा। ये भी हो सकता है कि किशमिश के अंदर का पानी निकल के बाहर भी आ सकता है। हाँ, लेकिन कब बाहर का पानी किशमिश के अंदर चल जाएगा और कब किशमिश का पानी बाहर आ जाएगा, ये कैसे आपको याद होगा, याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही एग्जाम में पूछता है। बहुत फेमस एग्जाम्पल और भी चीज दे देंगे, खाली किशमिश और भी एग्जाम्पल है। कैसे याद है, सिंपल बात है, जिधर पानी ज्यादा है वो निकल के कम पानी को चला जाएगा, जिधर पानी कम है, मतलब यहाँ पानी ज्यादा है तो ज्यादा पानी निकल के कम की ओर चला जाएगा। ठीक है, तो अब बताइए कौन सा सोल्यूशन है, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक यानी उच्च सॉल्यूशन, इसमें चीनी ज्यादा है पानी कम है, तो इस घोल में पानी कम है, घोल में पानी कम है, तो किशमिश से पानी ज्यादा होगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा ना, किशमिश का पानी निकल के इसमें फैलने लगेगा, किशमिश से और सूख जाएगा। समझ गया, एग्जाम्पल दूं, देखो आप क्या काम करेंगे कि जब बहुत देर तक पानी में भीगे रहेंगे, पानी भी भीगे रहेंगे, पानी में नहाएंगे धोएंगे या कपड़ा खींचे, काफी देर तक आ जाएगा, तो आपके हाथ की जो उंगलियां वगैरह है अभी ऐसे नॉर्मल फूली फूली है, ऐसे सिकुड़ जाएगी सब। क्यों सिकुड़ गया, वहां का अंदर का शरीर के अंदर का पानी निकल के कोशिका झिल्ली पार करके आप चला गया पानी के अंदर, आपके शरीर का पानी निकल गया और कहाँ चल गया, अंदर, मतलब वह बाहर वाले पानी में चला गया, सिकुड़ गया। सुनो बात, ज्यादा नहीं आपको लग रहा है ना, इसे ध्यान समझो, आपके अंदर 65% लगभग चाहे 70% पानी है, अब बाहर में उतना पानी नहीं है। जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे डिटर्जेंट में कपड़ा खींच रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, तो उसमें समुद्र में नहा रहा है, हाँ समुद्र में क्या बोलते हैं, उसमें नमक है, बहुत सारे केमिकल है, पोल्यूशन है और पानी भी है, पहाड़ पे जाते हैं तो फूलेगा तो बताना है ना कौन सा पानी फूल रहा है, वही पानी में फूलेगा आपका ये स्किन, सॉरी स्किन सिकुड़ जाएगा। जो जिस पानी, वो कैसा सोल्यूशन होना चाहिए पानी, हाइपरटोनिक, यानी कि उस वाले पानी में जिसमें आप हाथ डुबाए हैं उसमें पानी कम होगा और बाकी जो घुला है उसके अंदर सोल्यूट वो ज्यादा होगा आपके बॉडी के अंदर का तुलना में। हाँ, अब चेक करिए ना आप, हाइपरटोनिक है कि हाइपोटोनिक है, समझ गया, तुम शुरू से थे नहीं ना तो तुम सवाल मत पूछो, सठिया सकते हो तुम। और समझ में आया आप लोग को, नियम यही है कि ज्यादा पानी निकल के कम पानी की ओर चल जाएगा, कम पानी ज्यादा की ओर नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा सीधा सीधा, उच्च सांद्रता वाले विलयन में निम्न सांद्रता वाले किशमिश डाले हैं, किशमिश फूल जाएगा कि सिकुड़ जाएगा, ऐसे पूछेगा। आप दिमाग लगा के बता देंगे, नहीं पकड़ लेंगे हो, कोई दिक्कत है, चलो कोई बात नहीं, अब तक यहीं रखो, कल फिर से रिवीजन कराएंगे और लिखवा देंगे अच्छे से एकदम बिंदास। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही रखो।